जो स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 9 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विभाग में लेसन 3 जिसका नाम है अपवाह यानी ड्रेनेज सिस्टम क्या है, तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर है जैसा कि आप हर वीडियो में देखते हैं। तो आइए देखते हैं अपवाह यानी ड्रेनेज सिस्टम नदियों का क्या है, इसे कैसे परिभाषित करते हैं, इससे संबंधित कुछ जानकारी। तो आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर ड्रेनेज यानी अपवाह किसे कहते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, अर्थात ड्रेनेज इज अ टर्म सिग्निफाइंग द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। यानी अपवाह शब्द जो है कि नदी तंत्र की व्याख्या है, नदी सिस्टम जो रिवर सिस्टम है उसकी व्याख्या करता है। दूसरा है एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह द्रोणी रिवर बेसिन जो है उससे तात्पर्य है। और कोई भी क्षेत्र या जैसे ऊंचा में जैसे पर्वत हो या ऊंची भूमि, दो पड़ोसी जो अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजन कहते हैं। अब जल विभाजन रेखा क्या है फिर से समझ लीजिए। कोई भी ऊंचा क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए यह पर्वत श्रृंखला है और इधर कोई कंट्री है, बीच में नदी बहती है, तो ये जो पर्वत श्रृंखला है इन दो देशों के नदियों के बीच में ये क्या होगी, जल विभाजक श्रृंखला होगी या जल विभाजन रेखा होगी। अगला है भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो भारतीय नदियां हैं, हमारी नदियों का अपवाह क्षेत्र है, जो रिवर बेसिन है, कुछ भी कह लीजिए आप समझने के लिए, भारतीय नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा है दक्षिण की प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, और ये जो दो प्रकार की नदियां हैं इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिमालय यानी उत्तरी भाग में जो नदियां हैं, हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी होती हैं। और क्यों, कारण क्या है इसका, इसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। 12मासी का मतलब है 12 मासी, 12 महीने, जो पूरे साल में इन नदियों में पानी भरा रहता है, कभी सूखता नहीं है। और हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं और इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गार्ज का निर्माण किया है। ठीक है, गार्ज यानी गहरी घाटियों का निर्माण किया है। आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में जो रिवर बेसिन है, ड्रेनेज सिस्टम है, इनके जो मुख्य बिंदु है ये आपको बताया जा रहा है। और इसके अलावा एक मैप में इन नदियों की उत्पत्ति और इनका जो रिवर बेसिन है, पूरा सिस्टम है, उसको भी अगले वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन आवश्यक है कि इस लेसन के जो मेन पॉइंट हैं पहले आप उन्हें समझें, तभी आपको मैप में भी समझ आएगा। तो मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, तभी आपको मैप भी समझ में आएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी क्या है, मिस्र की नील नदी है। अब मिस्र कहाँ है, अफ्रीका में है। अफ्रीका में जो मिस्र है वहाँ पर कौन सी नदी है, नील नदी है। और इसका जो रिवर बेसिन है सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद अपवाह प्रतिरूप यानी जो रिवर बेसिन के पैटर्न हैं वे हैं 4 प्रकार के। पहला है द्रुम आकृति अपवाह, दूसरा जालीनुमा अपवाह, आयताकार अपवाह और अरीय अपवाह। द्रुम आकृति अपवाह यह भी अपवाह का या समझिए आप रिवर बेसिन का एक पैटर्न है। जालीनुमा अपवाह, इसमें जालीनुमा जो आकार होता है उस आकार में रिवर बेसिन होती है और रेक्टेंगल शेप में होती है। अरीय अपवाह यानी कर्व या वक्र के रूप में उसका शेप होता है। तो ये विभिन्न प्रतिरूप या पैटर्न है नदियों के अपवाह क्षेत्र के। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब अगर पूछा जाए कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम बताइए, तो आप ये नाम दे सकते हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है तथा इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। यह भी बहुत ही
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है आपके कोर्स से लेकर के और बड़े एग्ज़ाम कंपटीशन तक में कि विश्व की सबसे जो है बड़ी नदी कौन सी है। ये है सिंधु नदी और इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, ये उद्गम देख रहे हैं स्क्रीन पर, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू से कश्मीर के लद्दाख ज़िले से प्रवेश करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये आपके आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगी अगर आप कोई देते हैं, और कोर्स के लिए तो है ही, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा ये उत्तरांचल के देवप्रयाग में इससे मिलती है और गंगा की लंबाई है 2500 किलोमीटर से अधिक। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से प्रमुख हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। और इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गंगा की सहायक नदियों के नाम बताइए, तो यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, आप इन्हें बता सकते हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह भी एक प्रश्न बनता है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका आंसर है यमुनोत्री से। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में संगम में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। हिमालय के विभिन्न डिवीज़न है, इसका मैंने सेकंड चैप्टर में बहुत विस्तार से समझा रखा है। आप उसे देखेंगे तो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके बाद अंबाला से सुंदरवन तक मैदान के लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। यमुना नहीं, जमुना, आप चीज़ को ध्यान रखेंगे, नहीं आप समझो कहीं मिसप्रिंट है, जमुना लिखा गया है, तो ये जमुना ही है। किसको, तिब्बत को सांगपो कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना। और अगला बिंदु है प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ। अब देखिए आपने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और उसकी सहायक नदी के बारे में जाना। अब हम साउथ यानी डेक्कन प्लेटू की जो नदियाँ हैं, दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फिर है नर्मदा एवं ताप्ती, दो बड़ी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वारनदमुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती ये ऐसी दो नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। आप देखिए जितनी भी जो नदियां हमारे यहाँ हैं, ये दक्षिण से लेकर के उत्तर भारत की नदियां कहाँ गिरती हैं, यहाँ बे ऑफ बंगाल में, यानी दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में। और सिर्फ ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो ये भी जीके का एक प्रश्न है। उसके बाद है नर्मदा का उद्गम। ये दक्षिण भारत की जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है और समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। यह बहकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, माजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। उसके बाद महानदी जो दक्षिण भारत की नदी है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर। इसके अपवाह द्रोणी जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में। अपवाह द्रोणी का तात्पर्य है कि उसका जो विस्तार है कि इन राज्यों में कहाँ तक उसका एरिया है, इससे तात्पर्य है। तो यह इन राज्यों में है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी हैं
तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है तथा इसकी लंबाई 760 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि अमरावती, भवानी, हेमावती और कामिनी है। उसके बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात यानी वाटरफॉल जो है कावेरी नदी है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। यह प्रपात मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को, कोलार कहाँ है, ये कर्नाटक में बहुत बड़ी सोने की खान है यहाँ पर, इससे विद्युत प्रदान करता है। ये सभी नदियाँ, इनके उद्गम स्थल, इनकी लंबाई और इनकी ये जो सहायक नदियाँ हैं, आप इन्हें ज़रूर ध्यान से नोट करें और याद भी करें, जिससे कि आपकी क्लास के जो एग्ज़ाम है उसमें भी हेल्प होगी और कंपटीशन के जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें भी बहुत ही लाभदायक होंगे आपके लिए। अगला बिंदु है पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है। आपने देखा होगा अक्सर जो वर्ल्ड का मैप है उसमें ज़्यादातर जो ब्लू कलर है बहुत अधिक है, तो वही जो 71% है वो जल है, लेकिन इसका 97% भाग जो जल है वह लवणीय है यानी खारा है। केवल 3% स्वच्छ जल उपलब्ध है। हम जो जिस जल का प्रयोग करते हैं अपने पीने के लिए, नहाने धोने, खाना बनाने के लिए, वह मात्र 3% है। बाकी 97% जल कैसा है, वह खारा है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में यानी बर्फ के रूप में है। राजस्थान की सांभर झील जो कि लवण वाली यानी खारे पानी की ये झील है, कहाँ है, राजस्थान की सांभर झील है और यह खारे पानी की लवण झील है। इसके जल का उपयोग नमक निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झील हिमालय क्षेत्र में है और ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। हिमानी बर्फ़ की नदी है, इससे बनी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है और वह है डल झील। भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बड़ा पानी, ये है प्राकृतिक झीलें। नदियों पर बांध बनाने से झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, यह भाखड़ा नागल परियोजना से बनने वाली झील है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत यानी बिजली के उत्पादन में किया जाता है। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो नाम दिया गया है। अब एल नीनो क्या है देख लीजिए आप, इसका दिया गया है कि एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर यानी कोई परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, यह गर्म जलधारा के विकास को हम क्या कहते हैं, एल नीनो। अर्थात एल नीनो एक गर्म जल की धारा है। और एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। तो ये आपको जानकारी बड़ी अच्छी प्राप्त हुई एल नीनो के बारे में। मानसून का समय जो है जून से आरंभ से लेकर सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आम्र वर्षा क्या है, तो इसका आंसर ये बिंदु है ग्रीष्म ऋतु के अंत में। ये पूरा पॉइंट आपको इस आंसर के रूप में देना है। मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। पहले चेरापूंजी था मेघालय में और अब उसके स्थान पर है मासिनराम। स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह अंडरग्राउंड वाटर से बनी हुई एक भू आकृति है स्टैलेक्टाइट, जिसमें चूने का मिश्रण होता है, उससे खंभों के रूप में बनी हुई गुफाओं में आकृति, उसको हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट। उसके बाद है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात यानी साइक्लोन आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। पश्चिमी तट एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं से सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है।
प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी। यानी ये जो प्रायद्वीपीय भाग में तीन और जलीय भाग है, ये इसका प्रभाव ये है कि इस एरिया में ना अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूमते हैं। यानी जो मानसून सर्कल है इसी के चारों ओर सभी क्रियाएं मानव की निर्धारित हैं। अब ये थे महत्वपूर्ण बिंदु। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? एक क्षेत्र में बहने वाली नदियों की प्रवाह व्यवस्था और उससे उत्पन्न विविध परिवर्तन विशेषताएं अपवाह तंत्र कहलाती हैं। अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। उसके बाद जल विभाजक किसे कहते हैं? वाटर डिवाइडर क्या है? तो दो नदियों के अपवाह को परस्पर अलग करने की प्रक्रिया को जल विभाजक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस देश की है? विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मिस्र की नील नदी है। द्रुम आकृति प्रवाह ढंग किसे कहते हैं? ये पैटर्न है अपवाह बेसिन, रिवर बेसिन का। तो ये इसकी परिभाषा है, जब एक नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर भूमि की सतह को एक वृक्ष की शाखाओं जैसा दिखाई पड़ने लगने वाली आकार में काटती है तो इसको द्रुम आकृति प्रवाह ढंग कहते हैं। यानी वृक्षाकार जो रिवर बेसिन है उसे हम क्या कहेंगे? द्रुम आकृति प्रवाह। फिर है आयताकार प्रवाह, यानी रेक्टेंगल शेप पैटर्न जो है वह क्या है? इसका प्रश्न नहीं दिया, आंसर नहीं दिया है, आगे दिया गया, आपको बताएंगे। भारतीय नदियों को किन दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? तो यह दो मुख्य वर्ग हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, दो मुख्य हैं। फिर है हिमालय की कौन सी दो मुख्य नदियां पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं? दो मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं। कौन सी नदी विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं? नदी की जो है विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो डेल्टा, विसर्प, गोखुर झील, नदी का स्रोत, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग, ये नदी की अवस्थाएं हैं। हिमालय से निकलने वाली दो मुख्य नदियों के नाम जैसा आप देख रहे हैं, नदियों के नाम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अगला है भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी है, गंगा नदी द्रोणी। नदी तंत्र किसे कहते हैं? किसी नदी तथा उसकी बड़ी सहायक नदियों के तंत्र को क्या कहते हैं? नदी तंत्र। यानी रिवर सिस्टम जो है एक बड़ी नदी है और उसके साथ साथ जो उसमें आकर के उसके सहायक नदियां जो मिलती हैं, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? रिवर सिस्टम। उसके बाद सिंधु नदी की लंबाई और उद्गम, यानी कहाँ से निकलती है ये बताना है। सिंधु नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर और इसका जो उद्गम क्षेत्र है वह है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। सिंधु जल समझौते का वर्णन करो। सिंधु जल समझौते का अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। फिर है गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। दो मुख्य धाराएं हैं भागीरथी और अलकनंदा। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। जो प्रमुख सहायक नदी है गंगा वह है यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है? जमुना नदी। सुंदरवन डेल्टा में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? मेघना नदी। अर्थात सुंदरवन में जो गंगा नदी है उसका नाम बदल जाता है, वह कहलाती है मेघना नदी। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम लिखिए। सुंदरवन का डेल्टा। अब डेल्टा क्या है ये भी आप देख लें। डेल्टा नदी जब समुद्र में गिरती है और मैदानों से आती हुई, मान लीजिए यहाँ समुद्र है, तो यहाँ गिरने से पहले उसकी कुछ बारीक बारीक शाखाएं हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं और उसका शेप जो है यहाँ गिरने से पहले एक त्रिभुजाकार आकृति में हो जाता है, उसे हम कहते हैं डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों की लंबाई बताइए। इन सभी नदियों की लंबाई एक ही आंसर में दे दी गई है। गंगा की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2900,
सिंधु 2900 किलोमीटर, नर्मदा 1300, तापी 792, गोदावरी 1500 किलोमीटर, महानदी 855, कृष्णा 1400 किलोमीटर और कावेरी नदी की लंबाई है 765 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहांग नाम। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम दिबांग, लोहित, कैनुला, तितस्ता और टोसी नदियां हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। अब है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में एवं बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी का उद्गम स्थल बताइए। ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं ये बताना है। तो दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व में सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। यानी अगर पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है तो आंसर है मानसरोवर झील। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बेतले जिले सतपुड़ा की श्रृंखला से। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिर जिले में पश्चिमी घाट से के ढालों से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है और कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। भारत में दूसरा बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? वह है कावेरी नदी, दक्षिण भारत की। झीलों का आर्थिक महत्व लिखिए। जो झीलें हमारे देश की हैं, जहाँ पर बांध बनाए जाते हैं, वहाँ पर अक्सर झीलों का निर्माण हो जाता है। तो इन झीलों की वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, वह बताना है। तो पहला जो महत्व इनका है, अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकने का काम करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत अर्थात बिजली बनाने में काम किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों के जलवायु को समान बनाए रखती हैं। जलीय पारितंत्र, वाटर सिस्टम जो है, इकोसिस्टम जो जल का है, उसको भी बैलेंस रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं, टूरिज्म को भी बढ़ावा देती हैं झीलें। जल विद्युत संसाधनों को शक्ति के मामलों में भारत की विश्व में कौन सी स्थिति है? 5वां स्थान है बिजली बनाने में भारत की। जल से बिजली बनाने में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। फिर है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का वर्णन करो। गंगा कार्य के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में प्रारंभ किया गया एवं इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। यह योजना अब 16 राज्यों के बीच बहने वाली 27 नदियों के किनारे स्थित 152 क्षेत्रों तक विस्तार किया गया है और प्रदूषण कम करने के लिए कुल 215 योजनाओं को अभी और 69 योजनाओं में से पूरा किया जा सका है। कुल 215 योजनाएं हैं और जिसमें 69 यानी 69 योजनाओं को पूरा भी किया जा चुका है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण या पोल्यूशन को कम करना है। अब अंतर बताना है हिमालय से निकले हुए नदियाँ और प्रायद्वीप अर्थात दक्षिण भारत से जो नदियाँ निकलती हैं, इनमें क्या मुख्य अंतर है। जैसा कि आपको पहला ऊपर बताया गया है कि 2 प्रकार की नदियाँ हैं हमारे यहाँ। एक तो उत्तर भारत से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा है दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं। इनमें क्या मुख्य अंतर है? तो पहला अंतर है, ये नदियाँ बर्फ़ और वर्षा जल से समृद्ध या भरी रहती हैं। इसी कारण इन्हें सदा नीरा कहा जाता है। सदा माने हमेशा, नीरा माने पानी। हमेशा 12 मास या साल के 12 महीने हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं इनमें पानी भरा रहता है। और जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, इनमें सिर्फ वर्षा जल से ही इन नदियों में पानी रहता है और गर्मी और शीत ऋतु में ये सूख जाती हैं। बाकी दूसरा जो बिंदु है, हिमालय नदी, ये सभी नदियाँ मैदानी भागों पर बहती है और नौ संचालन यानी नौकायन और सिंचाई में इनका भरपूर सहयोग है। और दक्षिण भारत की नदियाँ पठारी भूमि पर बहती हैं और नौ संचालन यानी बोटिंग में संभव नहीं है। और तीसरा अंतर है, हिमालय नदियाँ तरुण और तीव्र प्रवाह प्रणाली वाली होती हैं। तरुण यानी यंग एज यानी तीव्र बहाव वाली होती हैं
और ये नदियाँ दक्षिण भारत की जो है पुरानी और वेगहीन, स्पीड कम होती है, बहने की गति कम होती है। चौथा अंतर है, हिमालय की नदियाँ में जो विभाजिकाएं हैं सहायक नदियाँ हैं और दक्षिण भारत की नदियों में विभाजिकाएं कम हैं। तो यह था भूगोल में लेसन 3 अपवाह। आशा है अब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्वेश्चन आंसर, आप इन्हें ज़रूर नोट करें। ये आपके एग्ज़ाम से लेकर कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको आगे फ़ायदा देगा। तो आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास आते रहें, उनका नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।